नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के स्टूडियो प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी आपके सामने बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, फ्राइडे को मैं आपके लिए लेकर के आता हूं रिवीजन सेशन। तो जनवरी रिवीजन सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। रिवीजन सेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत अच्छे से आप वहां पर चेक कर सकते हैं। और अगेन फरवरी हमारा चल रहा है, फरवरी के 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये है फरवरी का तीसरा पार्ट। सारे रिवीजन सेशन बहुत अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि अगेन ये वो करंट अफेयर्स है जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से निकल चुकी है। मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं फिर से आपको तरोताजा कर दूं, वो सभी क्वेश्चंस, वो सभी करंट अफेयर्स जो आप भूल चुके हो, आपको फिर से मैं याद दिला दूं। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। रिवीजन सेशन है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो गेन आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए, व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट रेट ऑन ईपीएफ डिपॉजिट्स अनाउंस्ड बाय द ईपीएफओ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नई जो ब्याज दर है वो क्या निर्धारित करी गई है। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसे ईपीएफ बोलते हैं। ईपीएफ एक प्रकार का फंड है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका कुछ सैलरी से पार्ट कटता है, जो बेसिकली 12% होता है, और इतना ही पार्ट एम्प्लॉयर की तरफ से भी काटा जाता है, और ये ईपीएफ बोलते हैं इसको। ये पैसा हर महीने जमा किया जाता है। आपका एक अकाउंट है, उस अकाउंट को भी अब यूएएन बना दिया है, जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहते हैं। पहले इंसान जब बार बार नौकरी बदलता था तो क्या होता था दोस्तों, उसका अकाउंट नंबर बदल जाता था। अब अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा, यूएएन रहेगा। यूएएन का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो बेसिकली ब्याज दर क्या कर दी गई है ईपीएफ की? ईपीएफ की ब्याज दर जो अब डिसाइड कर दी गई है वो है 8.25%, 8.25% ये डिसाइड कर दी गई है वर्ष 2023-24 के लिए। यानी कि 23-24 में जितने भी लोगों को ईपीएफ पे ब्याज मिलेगा वो 8.25 की दर से प्राप्त होगा दोस्तों। 23-24 में जमा किया गया पैसा। मार्च 2023 में, ठीक है, मार्जिनल इंक्रीज किया था रेट को ईपीएफ 8.15% से, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फ्रॉम 8.10% इन 2021-22। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो ये ब्याज दर थी 8.15%, इसके पहले थी 8.10%। ये कंफर्मेशन यहां पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ईपीएफओ की बात करें, ये एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश कब हुई थी, ठीक है, स्टैब्लिश हुई थी ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये जो स्कीम है, ये जो कमीशन है, ये काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा इसको। नई दिल्ली में हेड ऑफिस स्थित है इसका। अगला, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे मंत्रालय के अनुसार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन हैज बीन फुल्ली कंप्लीटेड। व्हाट इज द फुल लेंथ ऑफ द कॉरिडोर? बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, रेल मंत्रालय के मुताबिक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण पूरी तरह से पूरा हो चुका है। इस फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई क्या है? देखिए, बेसिकली फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन बनाई गई है जिस पर सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेन चलेंगी। भारत में आप देखते हो पैसेंजर लाइंस हैं, अप एंड डाउन, 2 लाइन अब काफी जगहों पर बना दी गई हैं, एक ट्रेन जाने के लिए और एक ट्रेन वापस आने के लिए, जिससे पैसेंजर ट्रेनों में किसी प्रकार की कोई डिले या विलंब ना हो, ठीक है। अगेन, लेकिन गुड्स ट्रेन को काफी देर तक रोका जाता है, जिसकी वजह से सामान जो है काफी देर तक कई बार पहुंचता है। तो उसके लिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं। एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इनके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1839 किलोमीटर। तो ये 2 कॉरिडोर हैं। यहां पर मैंने एक इमेज दिखाई हुई है, फटाफट देखिएगा इस इमेज को और समझ जाइएगा। एक है वेस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, दादरी से, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पर, ठीक है, और ये कहां तक जा रहा है? ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जा रहा है। ये पूरा का पूरा ये है वेस्टर्न कॉरिडोर, ये निकलेगा यहां से। देन दूसरी अगर हम बात करें ईस्टर्न कॉरिडोर की, 1839 किलोमीटर का ईस्टर्न कॉरिडोर है, जो कहां से शुरू हो रहा है? लुधियाना से शुरू हो रहा है, और ये आप देख रहे हो कहां तक पहुंच रहा है? दनकुनी तक पहुंच रहा है, वेस्ट बंगाल तक। ये ईस्टर्न है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ को ईस्ट से जोड़ने वाला, ये है नॉर्थ को वेस्ट से जोड़ने वाला। ये दोनों के दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं। एक का काम पूरा हो चुका है, वो ईस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न कॉरिडोर का काम चल रहा है। तो ईस्टर्न का काम कंप्लीट हो चुका है, और वेस्टर्न का जो काम है वो 1220 किलोमीटर, टोटल 1506 किलोमीटर है वेस्टर्न कॉरिडोर, जिसमें से 1220 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है और बचा हुआ काम भी बहुत जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या बोला है यहां पर? टेकन अप कंस्ट्रक्शन ऑफ 2
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC दैट आर ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न कहां से, जो मैंने आपको बता दिया, लुधियाना टू सोमनगर 1337 किलोमीटर, एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट टू दादरी 1506 किलोमीटर। ये यहां पर याद रखिएगा जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये दो नए फ्रेट कॉरिडोर हैं, एक बनके तैयार है, एक बहुत जल्द बनके तैयार होने वाला है। अगला, which countries have been declared the guest of honor at the 2024 World Government Summit which set to take place in Dubai from 12 फरवरी से 14 फरवरी। तो 12 फरवरी से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है? तो इंडिया भी इसमें अतिथि के तौर पे शामिल हुआ है। इंडिया है, तुर्की है और कतर है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का मतलब यह है नंबर ऑफ कंट्रीज इनवाइटेड है यहां पर दुबई के द्वारा, यानी कि यूएई सरकार ने आमंत्रित किया है। तो बहुत सारे देशों के जो हेड हैं, जो इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे। 3 ये चीफ गेस्ट होंगे, इंडिया है, टर्की है और कतर है। तो इन भारत, तुर्की और कतर, इनको गेस्ट ऑफ ऑनर डिक्लेयर किया गया, यानी कि सम्मान दिया जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, ठीक है, दुबई में आयोजित हो रही है 12 से 14 फरवरी। समिट की थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, यानी कि भविष्य में सरकारें कैसी होंगी, ये एक थीम है जिस पर यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। 25 गवर्नमेंट एंड स्टेट हेड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, 25 देशों के हेड, यानी कि वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो भी हेड है, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, ऐसे ही जो देश का जो भी हेड होगा, पीएम या प्रेसिडेंट या चांसलर, तो 25 देशों के हेड यहां पर शामिल हो रहे हैं और नंबर ऑफ कंट्रीज से लोग यहां पर आने वाले हैं। डेलीगेशन फ्रॉम तुर्की, इंडिया एंड कतर विल बी लेड बाय देयर रेस्पेक्टिव लीडर्स। प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन तुर्की से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, कहां के? कतर के, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्सीम अल थानी, ये शामिल हो रहे हैं। तो तीनों देशों से कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव्स में शामिल हुए थे वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, फॉर्मर पीएम PV नरसिम्हा राव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इस बार 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया। हमेशा ऐसा होता था कि 3 लोगों से ज्यादा लोगों को भारत रत्न प्रदान नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस बार 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक नाम आया है। सबसे पहले बिहार के कर्पूरी ठाकुर का आया, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आया, फिर यहां पर 3 लोगों का एक साथ नाम आया, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, और साइंटिस्ट हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। पूछा यह जा रहा है आपसे कि भारत रत्न कब स्थापित किए गए थे? ये जो भारत रत्न पुरस्कार है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित हुआ था दोस्तों 1954 में। तो 5 लोगों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एक अगेन यहां पर PV नरसिम्हा राव की बात करें तो 1991 में जब देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन पॉलिसीज को, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लाई गई थी, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उस समय ये देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं यहां पर चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा कहे जाते थे, किसानों के नेता कहे जाते थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी ये भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 28 जुलाई 1979 को शपथ ली थी और 170 दिनों में ही, ठीक है, सरकार बदल गई थी, तो ये अपने पद से हट गए थे, लेकिन 170 देशों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा दी है और किसानों के बीच में बहुत इनकी पहचान है दोस्तों। और इसके बाद बात करें, ठीक है, तो PV नरसिम्हा राव की बात हो गई आपसे। MS स्वामीनाथन की यहां पर बात करें तो MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो हरित क्रांति है उसके पिता हैं MS स्वामीनाथन। बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका भारत में हरित क्रांति को लाने में, और हरित क्रांति बहुत सक्सेस हुई है भारत में। पहली हरित क्रांति गेहूं की फसल से संबंधित थी। और 2 लोगों को तो मैंने बता ही दिया, बिहार के CM रहे, ठीक है, और पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। और लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी जब स्थापित हुई थी तो उनको स्थापित करने में 2 लोगों की अहम भूमिका थी। एक थे लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिल चुका है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अब प्रदान कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, एक तरीके से रचनाकार, और उनकी जो एक यात्रा थी सोमनाथ से अयोध्या तक, रथ यात्रा, सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। तो अगेन
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, स्टनिंग पिक्चर ऑफ स्लीपिंग बियर आइस बेड, यानी कि जो पोलर बियर होते हैं, ऐसे भालू जो बर्फ में रहते हैं, तो उसकी एक पिक्चर है कि बर्फ को अपना बेड समझ करके सोने वाला भालू पोलर बियर, उसकी जो पिक्चर है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड पुरस्कार जीत लिया है। पूछा ये जा रहा है ये जो पिक्चर है ये किसके द्वारा क्लिक करी गई थी, अभी वो पिक्चर आपको दिखाऊंगा। ये पिक्चर किसके द्वारा क्लिक करी गई, तो पिक्चर क्लिक करी गई है यहां पर नीमा सरीखानी के द्वारा, नीमा सरीखानी, और कुछ इस तरीके की पिक्चर है, देख सकते हो कितना क्यूट सा लग रहा है। यहां पर ये पोलर बियर कितना क्यूट सा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ के बेड पर आराम से नींद फरमा रहा है। ठीक है, जैसे पांडा होते हैं वो भी बड़े क्यूट से लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वैसे ही हाथी जब छोटा होता है ना तो आपने देखा होगा बड़ा क्यूट सा लगता है, तो अगेन ये भी कुछ उस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे माँ के आंचल में सो रहा हो। तो ये जो फोटो है, ठीक है, इसको अवार्ड मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड, तो ये बात ध्यान रखिएगा, दैट्स इट। और अगेन एक जो इंपॉर्टेंट फोटोग्राफर का अवार्ड है वो मैंने आपको बताया था, विहान ताल्या विकास, उनको प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड हैज बीन प्रेजेंटेड टू, लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड किसको प्रदान किया गया है, तो लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड 2024 का ये प्रदान किया गया है प्यारे लाल शर्मा। आपने शायद म्यूजिक सुना हो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पुरानी मूवी जब भी आप देखोगे तो नंबरिंग जब उनकी आती थी स्टार्टिंग में, तो आप देखोगे उसमें म्यूजिक में, ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर में नाम आता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दो नाम है बेसिकली, तो उसमें के ये जो है ना प्यारेलाल शर्मा जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कहां पर, तो लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार कौन संस्था देती है, तो लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल ये स्टार्ट किया था डॉक्टर एल सुब्रमनियन ने 1992 में, तब से पुरस्कार प्रदान किया जा रहे हैं। तो संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला, फरवरी 2024 में किस स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है, किस स्टेडियम का नाम बदलकर, जैसे एक बात और आपको बताऊं, अहमदाबाद में जो आज की डेट में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, उसका पुराना नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, उसके भी पहले उसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। तो मोटेरा से बना वल्लभ भाई पटेल से बना नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है, ठीक है, निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो राजकोट गुजरात में स्थित है, उसी का नाम यहां पर बदल दिया गया। तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने राजकोट गुजरात में स्थित स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम के नाम पर रख दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और निरंजन शाह कौन थे, ये फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड सीनियर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, निरंजन शाह, ठीक है। आगे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों जानते हो जैसे चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी, मेटा का मेटा एआई भी लॉन्च कर दिया गया है, तो ये नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में एक नया तहलका मचाने वाला है, देखते जाइए आगे कितने लोगों का काम आसान करता है, कितनी नौकरियां जनरेट भी करेगा, लेकिन बहुत सारी नौकरियों की लंका भी लगाएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये लेकर के एक किताब लिखी गई है, किसके द्वारा, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा, सीडीएस अनिल चौहान जी के द्वारा यह किताब लिखी गई है, रिवील्ड करी गई है, ठीक है, एट द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम और कवच इन पुणे। तो डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि रक्षा साहित्य फेस्टिवल था ये समारोह, जिसका नाम था कलम और कवच। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, पुणे में, वहीं पर इस किताब को रिवील किया गया है। फेस्टिवल इज होस्टेड बाय आर्मी साउदर्न कमांड एट द प्रेस्टिजियस, ठीक है, RSAMI रासामी इंस्टीट्यूट पुणे, वहीं पर आयोजित किया गया, वहीं पर इस बुक को रिवील किया गया है। अगला, द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, यानी कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विज्ञान में गर्ल्स और वीमेन्स की क्या भूमिका है, ठीक है, इसको लेकर के ये दिवस मनाया जाता है और अवेयर किया जाता है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्शन में भाग लें। जैसे इसरो की बात करें, चाहे मंगलयान की बात कर लो, चाहे चंद्रयान की बात कर लो, टीम में आपको महिलाएं जरूर मिलेंगी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे। तो अगेन महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भाग ले, इसकी अवेयरनेस के लिए दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को। इस बार का ये जो था वो 9वां संस्करण था, 9th एडिशन था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इस बार की थीम क्या है, थीम है वीमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां स्थिरता के लिए एक नया युग,
ये इस बार की थीम है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड पल्सेस डे, दालों को लेकर के। अच्छा, आप लोग जितने भी लोग यहां सेशन देख रहे हैं, मुझे ये बताइए, दालों को कौन प्रेफर करता है, कौन ज्यादा दाल खाता है? देखो, दालें हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, क्योंकि दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो डॉक्टर भी बताते हैं कि दाल खाया करो, हर प्रकार की दाल। कई लोग स्टिक हो जाते हैं 1 या 2 दालों पर, लेकिन जितनी भी प्रकार की दालें आपको मिले, हमेशा बारी बारी से खाते रहना चाहिए। ज्यादा नहीं तो मिक्स दाल खा लिया करिए। तो वर्ल्ड पल्सेस डे, और पल्सेस का सबसे ज्यादा जो उत्पादन भारत में होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में। तो पल्सेस डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। और पल्सेस डे की इस बार की थीम क्या है, विषय क्या है? पल्सेस डे का विषय है पल्सेस नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल्स। तो दालों की अवेयरनेस के लिए और इसके बेनिफिट के लिए और इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए, पर्यावरण को में क्या इसके बेनिफिट हैं, इसके लिए दिवस मनाया जाता है। थीम मैंने आपको बता दिया, दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। ठीक है, नॉरिशेस यानी कि मिट्टी को भी पोषण देता है और लोगों को भी पोषण देता है। ये इसको प्रपोज किया था, इस डे को किसने? यूएन असेंबली में ये डे जो आया है बुर्किना फासो के प्रपोजल पर आया। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि कोई समुद्री सीमा इसकी नहीं है, यहां पर ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया था। जैसे 2023 को क्या घोषित किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। क्या घोषित किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मिलेट ध्यान रखिएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बिकम द फर्स्ट स्टेट विद 21 एयरपोर्ट्स? 21 एयरपोर्ट्स के साथ। हां, 21 इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल प्लस नेशनल दोनों मिलाकर के, यानी कि अंतरराष्ट्रीय भी हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी हैं। कुल एयरपोर्ट्स की संख्या राज्य में 21 हो गई है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, टोटल। तो ये आ गया है भाई नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स बना दिए गए हैं। अभी हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया वो आप सभी लोग जानते हो, कौन सा? ठीक है, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, उसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। कुशीनगर एयरपोर्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, निर्माणाधीन है। तो ये तो हो गए इंटरनेशनल। बाकी डोमेस्टिक की भी बात कर लेते हैं यहां पर। तो उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने कहा है, ठीक है, पहला स्टेट जो 21 एयरपोर्ट्स के साथ आ रहा है, तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नाम दे दिया गया है अयोध्या, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। देन कुशीनगर एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट नोएडा एयरपोर्ट, और लाल बहादुर शास्त्री बनारस में है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो उत्तर प्रदेश में है ही। इसके साथ ही एज ऑफ नाउ लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द लार्जेस्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो लखनऊ का है, चौधरी चरण सिंह। लखनऊ कैपिटल ही है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की। मार्च 2024 में यूपी ने अनाउंस किए हैं 5 और एयरपोर्ट जो बनने वाले हैं आजमगढ़ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट। इन जगहों पर भी एयरपोर्ट बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर एयरपोर्ट की संख्या होने वाली है 21 संख्या होने वाले 21। और जेवर वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये निर्माणाधीन है। बताया जा रहा है कि 2024 के अंत तक बन करके तैयार हो जाएगा। और ये एयरपोर्ट बन के तैयार होता है तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड भी कम करेगा और उससे भी काफी बड़ा एयरपोर्ट है। यूनियन बजट 2024-25 में सरकार के द्वारा 1150 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। अगला प्रश्न, अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड एंड विच कंपनी विल इन्वेस्ट 25 बिलियन, 25 बिलियन रुपए, लगभग 301.24 मिलियन डॉलर ओवर 4 ईयर्स, अगले 4 वर्षों में यह पैसा निवेश किया जाएगा टू डबल गैस सेल्स टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड इन इंडिया। यानी कि छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को और घरों तक, जैसे घरों तक पीएनजी पहुंचाई गई है ना, पीएनजी पहुंचा दी गई तो गैस पहुंच रही है, तो ये क्या किया जाएगा, गैस सेल्स को बढ़ाया जाएगा। जितनी भी अब तक गैस की बिक्री होती है इस बिक्री को डबल किया जाएगा। तो अडानी किसके साथ मिलकर के ये काम कर रहे हैं? तो अडानी ने एक कंपनी बनाई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के, जिस कंपनी का नाम है IOAG, यानी कि इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़। ठीक है, ये IOAG ये कंपनी बनी है। इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 25 बिलियन रुपए का, 25 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और गैस सेल्स को डबल किया जाएगा। यहां पर पेटीएम ई कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट को आप जानते हो, अमेजॉन को आप जानते हो, ऐसे पेटीएम का भी एक एप्लीकेशन है पेटीएम मॉल। पेटीएम मॉल ऐप से भी आपने कभी ना कभी कुछ खरीदा हो। ठीक है, तो पेटीएम मॉल अब उसका नाम बदल गया है। तो पेटीएम मॉल ने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है एज पाई। क्या नाम रख लिया है?
पाई नाम यहां पर रख लिया है, ध्यान रखिएगा। तो पेटीएम का ई कॉमर्स ब्रांड जो है वो अब पाई के नाम से जाना जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे, रिसेंटली ऑन 12 Feb 2024, 12 फरवरी 2024 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अलॉन्ग विद रुपे कार्ड सर्विसेज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इनमें से किस देश में भारत का यूपीआई, वही वाला सिस्टम जो स्कैन करके पेमेंट कर लेते हो, और रुपे कार्ड, आपके पास जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, किनारे देखो नीचे लिखा होगा रुपे, और रुपे क्रेडिट कार्ड ने एक सुविधा लोगों को और दे दी है, इसलिए रुपे क्रेडिट कार्ड और भी ज्यादा परिचित हो गया है। रुपे क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, कई जगह पर ऐड करके, यानी कि क्रेडिट कार्ड से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। यह सुविधा रुपे ने दे दी है। तो ये सर्विसेज कहां और लॉन्च कर दी हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये सर्विसेज श्रीलंका और मॉरिशस, इन दो जगहों पर लॉन्च कर दी हैं। श्रीलंका और मॉरिशस, इन दोनों जगहों पर, ठीक है, ये जो सेरेमनी थी अटेंड किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हमारे यहां की जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, वो व्यवस्था सोचिए कई देशों में पहुंच रही है। यूरोप में पहुंच गई व्यवस्था, पहला देश बन गया फ्रांस। बताया है मैंने आपको, फ्रांस के एफएल टावर पर अब आप यूपीआई से पेमेंट स्वीकार कर सकेंगे। अगेन, श्रीलंका के साथ हम टाई अप कर चुके हैं, यहां पर श्रीलंका के साथ भी टाई अप कर लिया है। श्रीलंका में लंका पे जो है उसके साथ टाई अप कर लिया है। श्रीलंका में तो फोन पे भी पहुंच चुका है, फोन पे नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप कर रहा है। तो श्रीलंका हुआ, मॉरिशस हो गया। अगेन, कई देशों के साथ हमने डी डॉलराइजेशन की व्यवस्था शुरू कर दी है, यानी कि अपनी ही करेंसी में लेन देन चल रहा है। तो डिजिटल में यह भारत का बहुत अच्छा कदम है और भारत बहुत तेजी से यहां पर आगे बढ़ रहा है, याद रखिएगा। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रेनिल विक्रमसिंघे, ठीक है, और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद, ठीक है, जुगनौथ। यहां पर ये दोनों भी उपस्थित थे हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ में, और इसकी लॉन्चिंग करी गई है। अगला प्रश्न, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 20 लाख करोड़? कौन सी भारत की ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव कर लिया है 20 लाख करोड़ रुपए का? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, हिंदी में कहते हैं बाजार पूंजीकरण। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर इन मार्केट, नंबर ऑफ शेयर इन मार्केट, किसी भी कंपनी के बाजार में कितने शेयर हैं, ठीक है, इनटू प्राइस पर शेयर, इनटू प्राइस पर शेयर, ये यहां पर लिया जाता है और निकाला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्रॉसेस 20 लाख करोड़ एम कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन को शॉर्ट में एम कैप के नाम से भी जानते हैं। और यह अचीवमेंट कब हासिल किया गया है? तो शेयर प्राइस कम और ज्यादा होते रहते हैं ना, तो बेसिकली 13 फरवरी को रिलायंस का जो शेयर प्राइस बढ़ा, उसने कंपनी के वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ से आगे बढ़ा दी, यहां पर ध्यान रखिएगा। और आगे 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में भी रिलायंस यहां पर आ चुकी है, फॉलोड बाय टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और आईटीसी। ठीक है, तो ये रिलायंस सबसे टॉप पर है। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, एम कैप के हिसाब से। आगे, फरवरी 2024 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ऑक्शन, यानी कि नीलामी करेगा हाउ मेनी स्पेक्ट्रम बैंड फॉर मोबाइल फोन सर्विसेज एट अ बेस प्राइस ऑफ 96,317.65 करोड़ टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? टेलीकॉम में और स्पेक्ट्रम की नीलामी करी जाएगी। तो कुल कितने स्पेक्ट्रम की नीलामी करी जाएगी मोबाइल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए? तो कुल 8 बैंड और हैं जिनकी नीलामी करी जाएगी। बेस प्राइस रखा गया 96,317.65 करोड़ रुपए। अब बोली जो कोई जितनी लगाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी कंफर्म्ड है, तो फ्रीक्वेंसी कंफर्म्ड होने के साथ साथ जो जितना पैसा देगा, चाहे वो जियो हो, चाहे वो भारती एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, तो 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, ये वो फ्रीक्वेंसी के बैंड होते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड को समझना है तो कुछ ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे रेडियो में आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो ना 93.5 FM, तो 93.5 रेड एफएम, 93.5 उसने परचेज कर रखा है। ऐसे फ्रीक्वेंसी को परचेज करना होता है, वरना फिर आप जानते हो उस फ्रीक्वेंसी पर कोई और भी आ सकता है। तो फ्रीक्वेंसी आपने एक अपने नाम पर कर ली, अब 93.5 जो भी ट्यून करेगा उस फ्रीक्वेंसी पर क्या बजेगा? रेड एफएम। तो वैसे ही ये स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, जिसके थ्रू कॉल भी तो इसी तरीके से चल रहा है ना, सिस्टम वायरलेस सिस्टम है ना, तो ये पूरा का पूरा नीलामी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो भी बेचा जाएगा उसकी जो वैलिडिटी होगी यहां पर 20 साल की वैलिडिटी होगी, 20 ईयर्स।
चलिए आगे आते हैं। हाँ, स्पेक्ट्रम फॉर रेलवेज भी अब ऑक्शन किया जाएगा। कैबिनेट ने एक और अप्रूवल दिया है, ग्रीन लाइट टू अ प्रपोजल फॉर स्पेक्ट्रम रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेल बेस्ड अर्बन रीजनल ट्रांजिट सिस्टम लाइक एनसीआरटीसी। एनसीआरटीसी, ठीक है, जो रेल बेस्ड अर्बन रीजनल ट्रांजिट सिस्टम है, इसके लिए भी स्पेक्ट्रम की जरूरत है। क्योंकि अगेन आप देखते जा रहे हो, जैसे दिल्ली मेट्रो को ड्राइवरलेस कर दिया गया है, इस तरीके से इन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी, ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा। तो इसके लिए भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि यस, रेलवे को भी अब फ्रीक्वेंसी प्रदान की जाएगी। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नीति आयोग हैज डिजाइंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक ट्रांजिशन प्लान, यानी कि आर्थिक रूप से पूरा बदल दिया जाएगा, आर्थिक रूप से ट्रांजिशन प्लान किस शहरों के लिए आ गए हैं? तो ये आ गए हैं यहां पर, ठीक है, मुंबई है, सूरत है, वाराणसी है और वाइजैग है। वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम, ये 4 शहर चूज कर लिए गए हैं, मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम, ठीक है। ये 4 शहर, इनकी इकोनॉमी को, यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था को 2037 तक डेवलप किया जाएगा और 2047 तक देश को एक विकसित अर्थव्यवस्था ही तो बनाना है। तो ये 4 शहर चूज किए गए हैं जिनका इकोनॉमिक ट्रांजिशन किया जाएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। विजन डॉक्यूमेंट इज अंडरवे, विजन का मतलब है दूरदर्शिता, ठीक है। जीडीपी ऑफ यूएसडी 30 ट्रिलियन बाय 2047, 2047 तक हमारे देश की जीडीपी $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जो अभी $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। अभी हम $5 ट्रिलियन नहीं पहुंचे हैं, $5 ट्रिलियन तक पहुंचना था, लेकिन कोरोना के कारण हम पीछे हो गए। तो $3.5-4 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन तक पहुंचना है 2047 तक। अगला, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर ऑफ SAFF, यानी कि, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वीमेंस अंडर 19 चैंपियंस विद विच कंट्री? भारत को ज्वाइंट विनर डिक्लेयर किया गया किस देश के साथ? तो बांग्लादेश ही होस्ट था इस बार इस चैंपियनशिप का, और भारत और बांग्लादेश ये दोनों ज्वाइंट विनर घोषित किए हैं विद होस्ट बांग्लादेश। इन्होंने टाइटल को जीत लिया है, ठीक है, थ्रू द टॉस ऑफ कॉइन। तो दोनों के दोनों, इंडिया और बांग्लादेश, इन दोनों ने, याद रखिएगा, SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का वीमेंस अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। मैच, ठीक है, ठीक है, ये सब बातें हैं ऑब्वियसली आपके पढ़ने के लिए, पढ़ लीजिएगा। अगला, हु हैज वॉन द अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल बाय 79 रन? ये वही मैच है जिसको होना तो श्रीलंका में था, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, तो मतलब उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो श्रीलंका बोर्ड को कैंसिल किया गया। तो इस गेम को शिफ्ट किया गया कहां पर? साउथ अफ्रीका में खेला गया। और जीता कौन है? जीता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को हरा करके, ठीक है। ये कप भी अंडर 19 वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 79 रन से फाइनल, ठीक है। विद दिस मैसिव विन ओवर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हैज सिक्योर्ड इट्स 4th वर्ल्ड कप टाइटल इन अंडर 19 क्रिकेट। अंडर 19 क्रिकेट में ये ऑस्ट्रेलिया का 4था टाइटल है, यानी कि 4थी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इसके पहले 2002 में, 2010 में और 2020 में ये टाइटल अपने नाम कर चुका है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ अवार्ड्स हैं यहां पर, फटाक से देख लीजिएगा। इंडिया का जो स्कोर है, ऑस्ट्रेलिया का 253 पे 7 विकेट, इंडिया का स्कोर रहा 174 पर इंडिया ऑल आउट हो गई थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? कोएना मफाका, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, महिली बर्डमान बने ऑस्ट्रेलिया से। मोस्ट रन उदय शहरन ने बनाए हैं 397 इंडिया। मोस्ट विकेट्स की बात करें, कोएना मफाका, साउथ अफ्रीका। यहां पर चलिए आगे, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगा तीरी काउस। गंगा तीरी गायों के लिए फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर, यानी कि इनसे संबंधित संरक्षण केंद्र बनाया गया है, यानी कि गंगा तीरी काऊ को बचाने की एक पहल है। जैसे अभी एशियन किंग वल्चर, ठीक है, यानी कि जो गिद्ध है, उस गिद्ध को भी बचाने के लिए संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्टैब्लिश किया गया है। यह कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? तो गंगा तीरी काऊ के संरक्षण के लिए जो कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, ठीक है, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया गया, बनारस में। यह कुछ गंगा तीरी काऊ है जो कि गाय की एक प्रकार की प्रजाति है, गाय की एक प्रकार की प्रजाति है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। द ब्रीड ऑफ काउज ओरिजिनेट्स अलोंग द गंगा बैंक्स। तो गंगा नदी के किनारे के जो गांव हैं, वहीं पर इनकी जो ब्रीड है वो पाई जाती है, दैट्स वाई इसका नाम है गंगा तीरी काउज। Over the years, Gangatiri has been significantly overshadowed by high-yielding cow breeds like साहीवाल। यानी कि लोग इसको धीरे धीरे छोड़ने लगे, जो हाई यील्ड यानी कि ज्यादा पैसा कमा के दे रही है साहीवाल, क्योंकि साहीवाल में, ठीक है, जो दूध की मात्रा है वो ज्यादा होती है।
तो उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। क्लासिकल डांस यहाँ का है कथक, फोक डांसेस हैं चरकुला, रासलीला, मयूर, धोबिया, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, ठीक है, दादरा कजरी डांस। अगला प्रश्न, पापनाशम बीच जो हाल ही में है, क्योंकि पापनाशम बीच को एक अवार्ड, एक पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये पापनाशम बीच कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों केरला में स्थित है, केरला में स्थित है, ठीक है। वर्कलास पापनाशम, केरला के ही वर्कला का ये पापनाशम बीच है, ठीक है, जिसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है बाय सिक्योरिंग अ प्लेस अमंग द वर्ल्ड टॉप 100 बीचेस इन लोनली प्लैनेट रिनाउंड गाइड बुक। वर्ल्ड टॉप 100 बीचेस में भारत का ये पापनाशम बीच भी आ गया है। ये, ठीक है, लोनली प्लैनेट की बात करें तो ये एक रिनाउंड मैगजीन है, जैसे टाइम्स मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन है, उसी तरीके से ये भी एक रिनाउंड मैगजीन है जिसने वर्ल्ड के टॉप 100 बीचेस में इसको शामिल किया है। केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर वर्कला में ये जो बीच है सिचुएटेड है दोस्तों। आगे वर्ल्ड रेडियो डे की बात करें, कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियो डे की अगर हम बात करते हैं तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों 12 फरवरी को। इसमें ऑप्शन नहीं है, जस्ट वही मैं कहूं, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है प्लीज मेंशन कर लीजिएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। तो रेडियो की इंपॉर्टेंस, एक समय था जब ब्रॉडकास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेडियो था। तो एवरी ईयर ऑन February 13 द रेडियो वर्ल्ड यूनाइट सेलिब्रेट टू वर्ल्ड रेडियो डे दैट मार्क्स द इंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियो एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण का एक ही केंद्र था अपनी बात रखने का। आज भी देश के प्रधानमंत्री रेडियो से ही अपने मन की बात करते हैं हर संडे में। मोर देन 100 एपिसोड हो भी चुके हैं उसके। थीम क्या है इस बार की? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, ठीक है। यानी कि शताब्दियां बीत गई हैं इसको, मतलब इनको इन्फॉर्म करते हुए, एंटरटेन करते हुए, एजुकेट करते हुए। 2011 में यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स ने, ठीक है, फरवरी 13 को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में शामिल किया था यहां पर, ठीक है। इंडिया में जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कब से शुरू हुई थी? ठीक है, अबाउट 13 ईयर्स बिफोर AIR केम इनटू एग्जिस्टेंस। जून 1923 द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे मेड द फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट इन द कंट्री। हमारे देश में, ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्ट पहला कब हुआ था? तो पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट 1923 में हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियली सिंस 1956 एज आकाशवाणी। 1956 से ऑल इंडिया रेडियो, जिसे AIR आप कहते हो, ये बन गया आकाशवाणी। तो बेसिकली ये किस में आता है? प्रसार भारती में आता है। इसकी जो मेन ब्रांच है वो है प्रसार भारती। प्रसार भारती में दो चीजें आती हैं, ठीक है, एक है ऑल इंडिया रेडियो और दूसरा यहां पर है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन देखने के लिए है, यानी कि वीडियो वाला सिस्टम, ये ऑडियो वाला सिस्टम है। Who has become the new president of Finland? फिनलैंड के नए अध्यक्ष, राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब चुनाव जीत गए हैं और फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है, ठीक है। फिनलैंड अभी हाल ही में नाटो में शामिल हो गया है। नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बन गया है फिनलैंड। फिनलैंड रशिया के साथ में 1200 किलोमीटर का लगभग जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, इसलिए इसका इसमें शामिल होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि यूक्रेन का पार्ट था, यूक्रेन शामिल होना चाहता था, तो दैट्स वाई रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, जो वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चलिए आगे आते हैं। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है यहां पर पेटरी ऑर्पो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में कितना लोन दिया गया है ADB के द्वारा टू टैकल फ्लड एंड इरोजन? यानी कि बाढ़ और बाढ़ से जो कटाव होता है ना, उसको रोकने के लिए कितना पैसा दिया गया? ब्रह्मपुत्र नदी से या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो कटान होता है, उस कटान और फ्लड में जो पूरा का पूरा सब मामला बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसको रीजनरेट करने के लिए कितना पैसा दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों $200 मिलियन। ADB के द्वारा $200 मिलियन ये प्रदान किया गया है टू स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट अलोंग द 650 किलोमीटर्स लॉन्ग मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का जो लगभग, ठीक है, पूरा का पूरा 600 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, उसको रोकने के लिए काम किया गया है यहां पर। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो ये सारा का सारा सेशन कैसा लगता है मुझे जरूर बताइएगा। ये रिवीजन सेशंस हैं आपके लिए फिर से बताने के लिए, और यहां मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो अगेन ऐसे ही सेशन आपके लिए और लाता रहूंगा। जुड़े रहिए राइस स्मार्ट हिंदी के साथ। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।